Good morning, student. Today we are going to start our chapter number 3 from civics with its summary. होमोजीनियस सोसाइटी. होमोजीनियस सोसाइटी क्या होती है? ये वो सोसाइटी होती है जो कि सिमिलर होती है, एक ही तरह के लोग इसमें पाए जाते हैं और स्पेशली उनके अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं. वो रंग से, रूप से एक लगभग एक तरह के लगते हैं, जैसे कि जर्मनी और स्वीडन के लोग हैं. फिर आते हैं माइग्रेंट्स. माइग्रेंट्स क्या होते हैं? माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो काम की तलाश में या किसी भी पैसे, किसी भी अपॉर्चुनिटी की तलाश में अपने देश को छोड़कर या अपने राज्य को छोड़कर या अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर, राज्य या देश में चले जाते हैं. उन लोगों को कहा जाता है माइग्रेंट्स. सिविल राइट मूवमेंट जो शुरू हुआ था, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने शुरू किया था और ये मूवमेंट 1954 से स्टार्ट हुआ था और लास्टेड अंत रहा था इसका 1968 तक का. जो ये मूवमेंट था, ये एक ऐसे सेट को जो इवेंट्स थे, जो रिफॉर्मर इवेंट्स थे या जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट मूवमेंट चल रहे थे, उनके पूरा एक सेट था और उन सभी को ये सपोर्ट करता था. और ये चल रहा था जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जैसे कि अभी भी आप देख सकते हैं कि जो अमेरिका में चल रहा है जॉर्ज फ्लॉयड को लेकर, वो भी सेम डिस्क्रिमिनेशन का ही एक मुद्दा है. तो ये जो अफ्रीकन अमेरिकन मुद्दा है, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और इसी के अगेंस्ट में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये स्टार्ट किया था, लेकिन पूरी तरह से ये ख़त्म नहीं हो पाया है. जो ये मूवमेंट है, ये प्रैक्टिस करता था नॉन वायलेंट को, यानी कि ये वायलेंस को पसंद नहीं करता था और आप केवल सरकार के अगेंस्ट धरने प्रदर्शन कर दीजिए या उनके खिलाफ कोई बोल दीजिए, लेकिन अहिंसा होनी चाहिए. हिंसा उस केस में नहीं होनी चाहिए. ये उस तरह के मूवमेंट को सपोर्ट करता था. फिर चला ब्लैक पावर मूवमेंट. ब्लैक पावर मूवमेंट जो था वो 1966 से शुरू हुआ था और 1975 तक चला था. लेकिन ये जो मूवमेंट चला था, ब्लैक पावर मूवमेंट, ये चला था कि अगर ज़रूरत महसूस हो आपको अपनी मांगें बनवाने के लिए, आपको हिंसा भी करनी पड़े तो आप हिंसा भी कीजिए. इस ब्लैक पावर मूवमेंट की ये सबसे बड़ी बात थी कि अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप हिंसा का रास्ता अपना सकते हैं. इसमें एक इंसिडेंट दिया गया है 2 यूएस एथलीट्स का, जिन्होंने कि इसके अगेंस्ट में ओलंपिक में, जो कि मैक्सिको ओलंपिक हुआ था 1968 में, उसमें अपनी प्रतिभागिता दिखाने के साथ साथ उन्होंने उसमें ये जो ब्लैक लोगों के खिलाफ अमेरिका में जो चल रहा था उसको सामने लेके आए थे इंटरनेशनल लेवल पर. उनका नाम था टॉमी स्मिथ और जॉन कैर्लस. ये यूएस एथलीट्स थे और इन्होंने जो मेडल्स थे वो केवल ब्लैक पेयर ऑफ सॉक्स थे. 2 जोड़ी, मतलब एक जोड़ी दोनों को मिले थे. केवल ब्लैक कलर के सॉक्स, जूते नहीं थे. उन्होंने ब्लैक कलर के ग्लव्स पहने हुए थे और साथ ही साथ उन्होंने अपने क्लेंच्ड जो उठाए हुए थे वो भी उन्होंने ये दिखाया था कि जो अमेरिका में जो किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको ले जाने के लिए उन्होंने अपने जो इनाम थे उनको सबके सामने इस तरह से प्रस्तुत किया था. ये जो इस तरह के ब्लैक कलर के ग्लव्स होते थे, ये सिंबलाइज़ करते थे जो ब्लैक मूवमेंट होता था उसको. उनके सपोर्ट में वहाँ पर जो खड़े थे वो थे पीटर नॉर्मन. उन्होंने नेशनल जो ह्यूमन राइट बैज था वो पहना हुआ था और वो इन दोनों का सपोर्ट कर रहे थे. जो मेडल्स थे वो दोनों से ले लिए गए थे, टॉमी स्मिथ से और जॉन कार्लोस से. ओलंपिक एसोसिएशन ने दोनों मेडल्स वापस ले लिए थे उन दोनों से, क्योंकि उनका मानना था कि अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए और इससे जो ओलंपिक की भावना होती है वो हर्ट होती है. ओलंपिक चाहता है कि सब लोग इकट्ठा रहें, एक समान रहें, और आप लोगों ने इसके ऊपर राजनीति की है यहाँ पर आकर, तो इसीलिए उन्होंने उन दोनों से उनके मेडल्स वापस ले लिए थे. ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस कैसे होते हैं? क्या जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्सीडेंट ऑफ बर्थ. सबसे पहले आता है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ. हम कहाँ जन्म लेंगे, किस जाति में जाएंगे, किस समुदाय में जाएंगे, या अमीर होंगे या गरीब होंगे, ये हमारे हाथ में नहीं होता है. ये जन्म लेने पर, हम जहाँ भी जन्म लेते हैं ये उसके आधार पर होता है, लेकिन इसी के आधार पर हम किस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो सकते हैं ये हम नहीं जानते. तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? एक्सीडेंट ऑफ बर्थ. ये हमारा एक्सीडेंट ऑफ बर्थ है कि हम कहाँ जन्म ले रहे हैं. फिर होता है बेस्ड ऑन चॉइस. आपकी चॉइस के ऊपर आप क्या चूज़ करते हैं. बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं, बहुत सारे होते हैं जो नहीं करते हैं. बहुत सारे अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अपना लेते हैं. बहुत सारे लोग अपनी कम्युनिटी छोड़ के दूसरी कम्युनिटी में चले जाते हैं. तो ये आपकी चॉइस के ऊपर हो जाता है. आप दूसरी चॉइस में चले जाएं या दूसरे धर्म में चले जाएं, कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ेगा. फिर होता है ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग क्या होता है?
अगर दो लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस हो जाते हैं, अगर बातचीत नहीं होती है और उस बातचीत की वजह से जो रास्ते बदलते चले जाते हैं वो ओवरलैपिंग होती है, अगर आप उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो जो नॉर्थन आयरलैंड है उसमें जो देश के अंदर धर्म और जो लोग हैं, जो क्लास है यानी कि अमीर और गरीब, ये बहुत ज़्यादा है। यानी कि धर्म के आधार पर और क्लास के आधार पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। वहाँ पर जो कैथोलिक्स लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो भी दो लोगों में बटे हुए हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में। तो जो कैथोलिक हैं नॉर्थन आयरलैंड के, वो लोग बहुत गरीब हैं और उनकी हिस्ट्री रही है कि वो इस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहे हैं, क्योंकि उनकी पुरानी पीढ़ी भी गरीब ही थी और आगे की पीढ़ियाँ भी गरीब होगी, ऐसा वो मान के चल रहे हैं और वो उसी का शिकार हैं। जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट हैं वहाँ के, उन लोगों के बीच में अक्सर इस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। क्रॉस कटिंग क्या होती है? जब इसमें संभावना होती है कुछ लोगों को इकट्ठा करने की, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो दोस्त हैं, उनमें भी कभी कभी वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। वो एक पॉइंट पर कभी कभी साथ में बहस करते हैं और कभी कभी एक पॉइंट पर ही वो दोनों के विचार अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन वहाँ संभावना होती है, क्योंकि आप सामने से अपने विचार, अपने व्यूज़ जो हैं वो रख रहे हैं। आपके बीच में अमीरी गरीबी, ऊंचाई नीचाई कुछ नहीं है, तो वो होती है क्रॉस कटिंग। यहाँ पर नीदरलैंड जो है, वहाँ पर क्लास और रिलीजन में क्रॉस कटिंग रिलेशन है, यानी कि वहाँ पर अमीर कैथोलिक्स भी हैं, प्रोटेस्टेंट भी हैं, वहाँ पर गरीब कैथोलिक्स भी हैं और प्रोटेस्टेंट भी हैं। तो वहाँ पर इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि केवल कैथोलिक लोग गरीब होंगे या प्रोटेस्टेंट लोग गरीब होंगे। तो उन लोगों के बीच में आपस में सहयोग की भावना है। जो फैक्टर है डिटरमाइन करते हैं आउटकम ऑफ पॉलिटिकल इशू के, सोशल डिफरेंसेस के, वो क्या है? हाउ पीपल परसीव्स देयर आइडेंटिटीज़, कि लोग अपनी आइडेंटिटीज़ कैसे रखते हैं, अपनी जो पहचान है वो कैसे रखते हैं। अगर आप केवल ये मान के चल रहे हैं कि आप कैथोलिक हैं, आप हमेशा गरीब ही रहेंगे, तो आपको कोई ऊपर नहीं उठा सकता। लेकिन अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए और एक नेशनल यूनिटी बनाइए। अपनी जो आइडेंटिटी है वो नेशनल रखिए, राष्ट्रीय स्तर की रखिए, यानी कि आप इस देश के नागरिक हैं, आप ये सोच के चलिए। ना आप अमीर हैं ना आप गरीब हैं, लेकिन आपका देश एक है। तो अगर आप ये मान के चलते हैं तो आपके पास समय होता है कि आप अपनी जो माइंड है उसको फ्रेश कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। फिर पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं? पॉलिटिकल लीडर्स ही सबसे ज़्यादा अमीर गरीब, ऊंचे नीचे, हिंदू मुस्लिम या कोई भी धर्म हो, उसको लेकर सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ाते हैं। तो पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए। अगर पॉलिटिक्स लेके आप चलेंगे तो जैसे कि श्रीलंका में होता है, वहाँ पर केवल सिन्हाला कम्युनिटी को आगे बढ़ाया जाता है और जो तमिल लोग हैं वहाँ के, उनको पीछे हटाया जाता है। तो ये चीज़ें वहाँ के जो वातावरण है उसको प्रभावित करती हैं। इस तरह से आप कभी भी डिस्क्रिमिनेशन से बाहर नहीं आ सकते, इस तरह से आप कभी भी लड़ाई झगड़ों से बाहर नहीं आ सकते। सरकार कैसे रिएक्ट कर सकती है? जो डिमांड होती है डिफरेंट ग्रुप्स की, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की, अगर देश में एक सरकार ऐसी है जो सभी को समान रूप से लेकर चलती है, तो वहाँ पर आपके पास संभावना होती है कि आप सभी एक साथ कदम बढ़ाकर आगे चलें। लेकिन जैसा कि आप श्रीलंका के बारे में पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वहाँ सिन्हाला समुदाय जो है उन्हीं की बातों को प्रायोरिटी दी जाती है। तो तमिल लोग जो हैं वो अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं और उस वजह से वहाँ पर अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। केवल एक समुदाय को आगे बढ़ाने के नाम पर आप राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भावनाओं को दबा देते हैं, जो कि सही नहीं होता है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा दबाव देंगे वो उतना ज़्यादा गुस्सा भड़कता जाएगा। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।